हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बायोलॉजी क्लास नाइन्थ और हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पिछले वीडियो देखे हैं और आप लोगों को पसंद आए हों तो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सकता हो। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके देन मैं यूनुस अली और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर ही हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन वाज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। असल में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल का सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, एंड इट इज़ द डिफाइनिंग ऑर्गन ऑफ दी सेल। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी की तो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आप उसको ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ब्रेन ही बाकी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से सेल जो अपने आप में एक सिस्टम है और उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गन है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये भी समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जगह की तरह न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी दो मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट ए रेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर होते हैं। ठीक है, और इन पोर को हम क्या कहते हैं? इन पोर को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? न्यूक्लियर पोर का काम है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करना है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर पोर। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर, तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ठीक है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं और इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में क्रोमोसोम आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, तो यहाँ पर इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस अपने आप में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक और सेल ऑर्गन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फोंटाना। साइंटिस्ट का नाम क्या है? फोंटाना। ठीक है, अब न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, अब जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में रहती है। ठीक, उसके बाद क्या बात है कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है। हर सेल ऑर्गन के अंदर एक लिक्विड है,
जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और उस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का लिक्विड क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन को समझ लीजिएगा। नॉर्मली अभी हमने बताया था कि फंक्शन ये है कि सेल के सारे काम को कंट्रोल करता है। तो जो न्यूक्लियस है इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है। राइबोसोम अभी बताया, राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड द डीएनए। तो यहाँ पर समझिएगा कि सेल का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में न्यूक्लियस के पास रहता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज इट इज़ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर द राइबोसोम्स। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को इस तरह से दिखाई दे रही हैं, दीज आर द क्रोमेटिन नेटवर्क, सिंगुलरली दे आर नोन एज द क्रोमोसोम। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिमेन कनेक्टेड आउटसाइड विद द गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, पूरी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई है। ओके, अब बात करते हैं जो न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है हमारा, दैट इज द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट वॉलडेयर। ठीक है, साइंटिस्ट वॉलडेयर। अब क्रोमोसोम जो है वो दो टर्म से मिलकर बनता है। ठीक है, क्रोमा प्लस सोमा, और दोनों का जो मीनिंग होता है दैट इज द कलर्ड बॉडीज। ठीक है, दैट इज द कलर बॉडीज। ठीक है, अब कल जैसे हमने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे प्लास्टिड्स के बारे में बताया था कि प्लास्टिड्स कलर्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको स्टेन करते हैं। स्टेन मतलब कलर देते हैं, और जो कलर देने वाले पिगमेंट हैं उनको डाइज कहते हैं। और डाइज जो हैं एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। तो जब बेसिक डाई का यूज करते हैं सेल को कलर देने के लिए, तो क्रोमोसोम जो हैं वो ब्लू कलर गेन करते हैं, यानी कि ये जो हैं वो बेसिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अभी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्रोमोसोम की उसको हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, और जो रेस्टिंग स्टेज होती है, यानी कि जब सेल डिवीज़न में नहीं है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं, और उसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम बने हुए किसे होते हैं, केमिकली क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ द डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। कैसा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, जब सेल डिवीज़न के लिए जाती है तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो उलझे हुए रहते हैं, जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कंडेंस हो जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि केवल डिवीज़न के समय ही इंडिविजुअल क्रोमोसोम को क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये भी समझिएगा कि जो क्रोमोसोम का नंबर है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए क्रोमोसोम जितनी भी यूकेरियोटिक सेल हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट, जितने भी तरह के एनिमल प्लांट हैं उन सब के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल या प्लांट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं उन सब के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, उन सब के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और ये हर स्पीसीज में कैसे रहते हैं, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें इनका नंबर कांस्टेंट रहता है। अब देखिए क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है। ठीक है, क्रोमोसोम के पास जैसा भी हमने बताया जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है
वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं और यही क्या करते हैं, यही सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। इनके पास एक टर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीन। जीन जो है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए। जीन्स किसका पार्ट है, जीन्स जो है वो डीएनए का एक पार्ट है। बहुत छोटा सा सेगमेंट डीएनए का जीन कहलाएगा, जो कम से कम एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाएगा। देखिए हमारे सेल का डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सेगमेंट, ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा डीएनए पर होता है। ठीक है, और डीएनए का स्मॉल सेक्शन जो कम से कम एक कैरेक्टर को लेके जाएगा उसको हम जीन कहेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, क्रोमोसोम की। आप इसको देख सकते हैं, ये आउटर कवरिंग ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पेलिकल। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, डीएनए कहला रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसको काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। तो ये इस क्रोमोसोम को 2 आर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कहीं कहीं कुछ, सभी में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है और एक थर्ड आर्म होती है। इस थर्ड आर्म का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर डाल लीजिएगा, MATRIX। ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया न्यूक्लियस और उससे जुड़े हुआ ऑर्गन क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, उम्मीद करूँगा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।